हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की सेशन आपको समझ में आएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है द एक्शन प्लान फॉर क्लीन एंड इंडस्ट्री, जो कि नवंबर माह का ही एक एडिशन है, एक करंट अफेयर का सेशन है ये। हाल ही में नीति आयोग ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स द्वारा तैयार किए गए स्वच्छ उद्योग पर रिपोर्ट जारी की। और मैं आपको बता दूं इसका बैकग्राउंड क्या है कि सीआईटी के साथ नीति आयोग ने 2016 में दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकारी एजेंसियों, उद्योग और शिक्षा, नागरिक समाज और अनुसंधान संगठन के सक्रिय भागीदारी के साथ संयुक्त उद्देश्य क्लीन एयर बेटर लाइफ शुरू किया। साथ ही इसके बाद स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ उद्योग और बायोमास प्रबंधन के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए 4 कार्यबलों का गठन किया गया। रिपोर्ट दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करती है और स्वच्छ उद्योग के लिए कार्य योजना की सिफारिश भी करती है। दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक हम ये बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे, आप अपने एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स टू से गैर सरकारी और लाभ रहित उद्योग आधारित और उद्योग प्रबंधित संगठन है। 1895 में स्थापित इसमें 9000 से अधिक मेंबर काम करते हैं। निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के एसएमई और एमएनसी भी शामिल हैं और लगभग 265 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग निकायों से 3 लाख से अधिक उद्यमों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है इसमें। सीआईआई सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर काम करती है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत की आर्थिक नीति सुधारों में बदलाव का हमेशा से उत्प्रेरक रही है। 1991 में अगर हम बात करें दोस्तों, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आर्थिक उदारीकरण के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारतीय उद्योग और दुनिया की बाकी हिस्सों के बीच सुरक्षा की ऊंची दीवारों को गिरा दिया। साथ ही हम लोग ये ध्यान देंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशन एक्शन प्लान फॉर क्लीन एंड इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग ये ध्यान देने वाले हैं दोस्तों कि इसमें क्या प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स एडॉप्ट किए गए पीएम एमिशंस को लेकर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थानीय निकायों प्राधिकरणों द्वारा ईयूएआई भवन परमिट अनुमोदन के तंत्र के तहत व्यक्तियों और संगठनों के लिए स्वच्छ निर्माण के लिए अनिवार्य संविदात्मक दायित्वों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इनके अनुसार ये एक किस तरीके का प्रिवेंशन जो है लिया जाना चाहिए, एक प्रकार का ये प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। निर्माण प्रथाओं को साफ करने के लिए हरे रंग के प्रोत्साहन को जोड़ना। वर्तमान में कई प्रोत्साहन है इस प्रकार के दोस्तों, जो परियोजनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से बोला जाए तो GRIHA और IGBC LEED से जुड़े हुए हैं और ये भवनों रेटिंग सिस्टम द्वारा हरा किया जाता है। इनकी ऐसी कुछ सिस्टम्स होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, परिवेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अनिवार्य धन आवंटन यह अनुशंसा की जाती है कि शहर कस्बे और जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों यानी 2018 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 102 शहर के लिए गैर अनुपालन कर रहे हैं, उसके लिए कॉरपोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारियां CIR निधि वायु गुणवत्ता के लिए खर्च की जाती है। दोस्तों, आप इसमें ध्यान देंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बोला जा रहा है कि CER का एक और काम होता है, ये जो फंड होता है एयर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसमें काफ़ी गवर्नमेंट और ये इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हमेशा से जोर दी जाती रही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आखिर एयरसेड है क्या, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। दोस्तों, एयरसेड एक सामान्य क्षेत्र है जहां प्रचलित मौसम विज्ञान और भौगोलिक परिस्थितियां प्रदूषकों के फैलाव को सीमित करती है, इसलिए पूरे क्षेत्र के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता होती है। परिवेश, अब साथ ही साथ दोस्तों इसमें अगला हम अपना पॉइंट देखेंगे कि परिवेश वायु गुणवत्ता के लिए मजबूत बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग वॉयलेंस, यह अनुशंसा की जाती है कि सभी वाणिज्यिक और शहरी आवासीय भवनों में कोड के निर्माण के पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों को संबोधित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बिल्डिंग कोड अपनाया जाता है इसमें। साथ ही हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि शहरी स्थानीय निकायों को क्षमता का विकास जो है स्थानीय निकाय की क्षमता का विकास को NCR में पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी और लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा किया था, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे इसमें चर्चा। तो चलिए हम लोग इस पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट है, टास्क फोर्स 3 प्रमुख वायु प्रदूषकों पर विचार करती है। पहला, सड़क मिट्टी की धूल, फ्लाई ऐश और माध्यमिक कण, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं रोड सॉइल डस्ट, इंग्लिश में फ्लाई ऐश और सेकेंडरी पार्टिकल्स। इन प्रदूषकों के उत्सर्जन में योगदान देने वाली विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्यूगेटिक पार्टिकुलेट मैटर, जो कि पीएम एमिशंस के तौर पे इसको जाना जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो इसमें हम लोग एयर पॉल्यूशन की जो मात्रा है, यानी जो पीएम उत्सर्जन यानी फ्यूगेटिक पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन विशिष्ट डिस्चार्ज बिंदु जैसे थकावट और स्टैग, जैसे कि हो गया आपका पाइप वेंट या डक्ट हो गया या चिमनी हो गया, इस तरीके के विपरीत स्थानीय रूप से वितरित स्रोतों और गतिविधियों के व्यापक सरणी गैर बिंदु स्रोत से उत्पन्न वायु प्रदूषक को हम लोग सामान्य तौर पे एक फ्यूगेटिक एमिशन का नाम देते हैं और इसको उस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आखिर जो फ्यूगेटिक ग्राउंड जो सर्जन की जो हम लोग बात कर रहे हैं एमिशन की, उसमें ज़मीन के बहुत करीब ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है इससे, क्योंकि वे ज़मीन के करीब पहुंच जाते हैं और फैल जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि बैच संबंध निर्माण उद्योग जैसे रेडी मिक्स इसके बाद का नाम देते हैं और इसको उस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आखिर जो फ्यूगेटिक ग्राउंड जो सर्जन की जो हम लोग बात कर रहे हैं एमिशन की, उसमें ज़मीन के बहुत करीब ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है इससे, क्योंकि वे ज़मीन के करीब पहुंच जाते हैं और फैल जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि बैच संबंध निर्माण उद्योग जैसे रेडी मिक्स, इसके बाद आपको मैं बता दूं जो रेडी मिक्स कंक्रीट बेचिंग प्लांट और स्टोन क्रशर ईट भट्टे जो दिल्ली एनसीआर की परिधि में केंद्रित है। तो इसमें भी ध्यान देना है कि फ्यूगेटिक पीएम उत्सर्जन का एक स्रोत भी है ये। दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें ये है एनर्जी रिलेटेड एमिशंस, यानी ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन। ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन विभिन्न औद्योगिक उपक्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और ये इससे संबंधित भी हैं, जैसे कि टेलीकॉम, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इत्यादि जैसे विभिन्न सब सेक्टरों में यानी डीजल जनरेटर सेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही गैसीय SOx और NOx और कोयला आधारित थर्मल पावर जनरेशन इकाइयों से दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में यानी 300 किलोमीटर के दायरे में कण उत्सर्जन भी होती है और संभावनाएं होती है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में तंदूर फायरिंग, जिसको हम बोल सकते हैं, के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और मुझे ऐसा लगता है वैसे बच्चे जो कि एक फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, अगर उनको समझ में आने में कोई समस्या आ रही है, अगर ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी बेसिक्स लेवल्स इम्प्रूव कीजिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जो हम लोग टॉपिक चर्चा कर रहे थे इन्वायरमेंट से संबंधित था, तो आप अपनी इन्वायरमेंट से, यानी आपका जो इन्वायरमेंट चाहे जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई नोट्स प्रोवाइड किया गया हो, अगर नहीं किया गया हो तो आपके पास जो बुक हो शंकर IAS, जो आप सामान्य तौर पे सभी बच्चे पढ़ा करते हैं UPSC या फिर किसी भी PCS एग्जामिनेशंस के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी क्लैरिटी ये लाएं अपने सब्जेक्ट को लेकर, तभी उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर के हर एक टॉपिक काफ़ी बारीकियों से समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि कल और भी बेहतर हम लोग करें। धन्यवाद।